हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द बायोगैनर क्लासेस। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख लिए होंगे कि क्लास 12th है और हम बात करेंगे जीव विज्ञान की। और हम जीव विज्ञान ही पढ़ाते हैं और ये आपकी जो वीडियो है इसका नंबर है 8। ठीक है, ये 8वां लेक्चर है आपका और चैप्टर 2 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुविकल्पीय और अतिलघु इंपॉर्टेंट बता दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर के देख लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि समय आप लोगों के पास बहुत कम है और अगर मैं इस तरह से चलूँगा तो आप लोग लेट हो जाओगे। और आपके एग्ज़ाम में 16 फरवरी से स्टार्ट है, लेकिन आपका जीव विज्ञान का शायद डेट मुझे याद नहीं है, ठीक है? देख लेना कब है, लेकिन मैं 16 से ही मान के चलता हूँ क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो मुझे क्या करना है, 16 तक आपको सारे चैप्टर्स एक बार अच्छे से बनाने हैं। तो मैं क्या करूँगा, 1 फरवरी से बूस्टर डोज़ आपके लिए लेकर के आऊँगा और उसमें केवल क्या होगा, एक दिन में एक चैप्टर। जैसे 1 फरवरी है तो उस दिन एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट, फिर दूसरी तारीख होगी तो उस दिन दूसरा चैप्टर इंपॉर्टेंट। फिर लास्ट में जब आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, शायद 12 तारीख तक मैं आपके सारे चैप्टर इस तरह से कंप्लीट कर दूँगा। फिर जब हमारे पास 4 दिन बचेंगे, उसमें मैं क्या करूँगा, आप लोगों के लिए यूनिट वाइज़, मतलब एक यूनिट से केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आना ही है। मतलब एक यूनिट से, मतलब जैसे मैंने आपको शुरू में जब सिलेबस बताया था तो उसमें लिखा था कि एक यूनिट से 18 नंबर का, किसी से 14 नंबर का। तो फिर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगा, यूनिट वाइज बताऊंगा, जिससे आपका वो बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा और आप लोग अच्छे से तैयारी कर सको। लेकिन आपको क्या करना, पहले हमारे साथ 12 दिन तक आपको साथ में लगे रहना। 1 फरवरी से स्टार्ट होगा आपका ये सेशन, ठीक है? और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केवल इंपॉर्टेंट, ठीक है? फालतू का सिलेबस नहीं कराऊंगा। और जितना मैं आपको बता दूं नोट कर लेना अच्छे से अपना अलग, और उसको याद भी करते रहना, ठीक है? और जनरल सी बातें अच्छे से समझाऊंगा तो समझ में भी आएगा, ठीक है? और आपके पास मात्र 16 दिन है क्योंकि आपको और भी पेपर तैयार करने हैं, ठीक है? तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए, आप थंबनेल पे देख रहे होंगे चैप्टर 2 है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है? जैसा कि आपने चैप्टर देख रखा होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है? 100% रटी लेना, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो जैसा कि आपने देख रखा है लघु उत्तरीय प्रश्न, और ये 3 नंबर का आपका आता है यूपी बोर्ड में, ठीक है? तो इंग्लिश में बोल ही देता हूँ फिलहाल। तो जैसा यहाँ पे आपने देखा होगा प्रश्न संख्या 1, यहाँ पे लिखा है शुक्राणु जनन क्या है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है? स्पर्मेटोजेनेसिस इंग्लिश में कहते हैं इसको। शुक्राणु जनन क्या है, संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करें, ठीक है? 19 में भी पूछा गया और 22 में भी पूछा गया, कई तरह से पूछा गया। अगली बार पूछा गया है कि पुरुष में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। फिर पूछा गया शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। शुक्राणु जनन को इंग्लिश में स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। या लिखा है नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो किसी तरह से भी पूछे और आपको यही लैंग्वेज आपको लिखनी है जितनी मैं आपको बता दूं। तो देखते हैं आंसर में हमें क्या लिखना है। तो जैसा कि आप हेडिंग डालोगे आंसर में और क्या करना, उत्तर लिखोगे तो यहाँ पे आप क्या करना, स्पर्मेटोजेनेसिस लिख देना इंग्लिश में, हेडिंग डाल देना यहाँ पे, ठीक है? स्पर्मेटोजेनेसिस, SP, ठीक है, ERM, स्पर्मेटो, ठीक है? स्पर्मेटो, ये P है, मैं बोल रहा हूँ ना, SPERMATO, स्पर्मेटो, और जेनेसिस अपने आप लिख लेना GENESIS, ठीक है? स्पर्मेटो जेनेसिस। पेन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, चल नहीं रहा है ठीक से, ठीक है? तो चलिए क्या लिखना है आपको, लिखना है नर युग्मक यानी मेल गैमेट या शुक्राणु की निर्माण प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है, ठीक है? मेल गैमेट या आप स्पर्म्स बोल सकते हो, उनका जो निर्माण यानी फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। वृषण मतलब टेस्टिस की जनन उपकला के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु बनते हैं, ठीक है? वृषण जो टेस्टिस की स्पर्मेटोगोनिया होती हैं, ठीक है, जो सेल्स होती हैं स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ कहते हैं जो जर्म सेल्स होती हैं, ठीक है, टेस्टिस की, उनमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु बनते हैं और ये क्रिया निम्न प्रकार से होती है, ठीक है? एडिंग लिखेंगे स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन, ठीक है? यह क्रिया निम्नलिखित उपचरणों में पूरी होती है। सबसे पहली फेज है, हिंदी में लिखना तो इंग्लिश, वैसे इंग्लिश ज़्यादा अच्छी रहती है तो आप लिख देना मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है? तो प्राथमिक जनन कोशिकाएं, ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे प्राथमिक जनन कोशिकाएं मतलब प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सेल्स या प्राइमरी जर्म सेल्स, ठीक है? समसूत्री विभाजन मतलब माइटोसिस के द्वारा विभाजित होती हैं तथा, ठीक है, ये डायग्राम हम बाद में बात करेंगे इसकी, इस डायग्राम को हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखें तथा, इसके आगे क्या है, तथा स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। ये सभी कोशिकाएं द्विगुणसूत्री डिप्लॉयड होती हैं, ठीक है? अगली देखिए हेडिंग है वृद्धि प्रावस्था यानी ग्रोथ फेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्वेज बना के अपने हिसाब से लिख लिया करो। स्पर्मेटोगोनिया
नर्सिंग कोशिकाओं से, ठीक है। जो स्पर्मेटोगोनिया होती हैं नर्सिंग सेल से खाद्य पदार्थ, ठीक है, फूड मटेरियल ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती हैं तथा इस अवस्था को प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ये अवस्था द्विगुणसूत्री होती है, डिप्लॉइड होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बराबर। अगली क्या हेडिंग है, मैच्योरेशन फेज, ठीक है, परिपक्व प्रावस्था। तो आपका जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है मतलब प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे डिप्लॉयड सेल्स बनती हैं जिन्हें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में माइटोसिस समसूत्री विभाजन होता है, अतः प्रत्येक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें स्पर्मेटिड कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए स्पर्मेटिड का कायांतरण, स्पर्मेटिड का कायांतरण, ठीक है, मॉर्फोजेनेसिस ऑफ स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटिड में कुछ परिवर्तन होते हैं जिनके द्वारा शुक्राणु बनता है। ये परिवर्तन निम्न है। पहला देखिए, जो न्यूक्लियस है वो सॉलिड हो जाता है। स्पर्मेटिड से आरएनए निकलने के कारण केंद्रक आगे की तरफ नुकीला हो जाता है। न्यूक्लियोलस तथा प्रोटीन खत्म हो जाती है। अगला देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया दूरस्थ सेंट्रियोल के चारों तरफ एकत्रित होकर एक आवरण बना लेता है जो शुक्राणुओं को ऊर्जा देता है और गोल्जी काय केंद्र के अग्रभाग पर एक्रोसोम में परिवर्तित हो जाता है। जब आप स्पर्म की स्ट्रक्चर बनाते हो तो उसमें जो ऊपर नुकीला पार्ट होता है वो क्या होता है, एक्रोसोम होता है, जो मॉडिफाई गोल्जी बॉडी ही होती है। तीसरा देखिए, दूरस्थ सेंट्रियोल मतलब जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है एक्सोनिमा बनाता है, ठीक है। 4 देखिए, मोस्टली जो साइटोप्लाज्म होता है वो नष्ट हो जाता है लेकिन इसका कुछ भाग शुक्राणु की पूंछ के चारों तरफ एक परत बना लेता है। उपयुक्त सभी क्रियाएं यानी प्रोसेसेस सर्टोली कोशिकाओं के जीव द्रव्य में होती हैं। परिपक्व शुक्राणु शुक्रजनक नलिका की गुहा में छोड़ दिए जाते हैं। जो मैच्योर स्पर्म होते हैं ये शुक्रजनक नलिका मतलब सेमिनिफेरस टिब्यूल्स की कैविटी में छोड़ दिए जाते हैं तथा वहाँ से निकलकर लगभग 18 से 24 घंटे एपिडिडाइमिस में रहते हैं, ठीक है। तो इतना सारा आपको लिखना है और फिर क्या करना है आपको, ये वाला डायग्राम बना लेना है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डायग्राम आप बनाएंगे, ठीक है। आप लिखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। ये क्या है, शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो ये आपकी सेल्स है स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, आपका माइटोसिस हुआ जिससे आपका बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, ठीक है। और फिर क्या हुआ, ध्यान से बना लेना डायग्राम। फिर देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हुई मियोसिस, ठीक है। मियोसिस होने से क्या हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर से मियोसिस सेकेंड हुई, ठीक है। फिर स्पर्मेटिड आपके बन चुके हैं और स्पर्मेटिड आगे मॉडिफाई होकर आपका मैच्योर स्पर्म सेल्स बना लिया, ठीक है। इस तरह से आपको बना लेना है, ठीक है। और लास्ट में आपको ये लिख भी देना है शुक्राणु जनन, या आप इंग्लिश में स्पर्मेटोजेनेसिस लिख सकते हो। डायग्राम ध्यान से बना लेना, मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ अच्छे से। देखिए क्या था आपका, यहाँ से ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, सिंगल सेल थी स्पर्मेटोगोनिया, उसमें माइटोसिस हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप माइटोसिस लिख सकते हो, यहाँ पे आप माइटोसिस लिख सकते हो, ठीक है। माइटोसिस हुआ, ठीक है। और बाकी आपकी सेम प्रोसेस है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर मियोसिस हुई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हुआ, फिर से मियोसिस, स्पर्मेटिड बना और फिर आपका ये फाइनली बन चुका है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना इसको, ठीक है। ये इस तरह से आप वीडियो को पॉज कर लेना और सारा कुछ नोट कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका शुक्रजनक नलिका, ठीक है, मतलब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है उसकी संरचना का वर्णन कीजिए। 22 में ही पूछा गया, ठीक है। फिर पूछा गया है अगली बार कि शुक्रजनक प्रक्रिया को दर्शाने के लिए मानव शुक्रजनक नलिका की खाड़ी काट का स्वच्छ नामांकित चित्र, लीडिंग कोशिकाओं के क्या कारण है ये बताना है, ठीक है। तो हम अपने हिसाब से इसको देख लेते हैं। आंसर में हेडिंग पड़ी है आपकी शुक्रजनक नलिका या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। ये हेडिंग आपकी हो जाएगी। तो आंसर में आप लिखोगे कि जो ब्रशड होता है मतलब जो टेस्टिस होती हैं का निर्माण अनेक
शुक्रजनक नलिकाओं यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से होता है। तो शुक्रजनक नलिकाओं के मध्य संयोजी ऊतक में स्थान स्थान पर अंतराली कोशिकाएं मतलब इंटरस्टिशियल सेल्स के समूह स्थित होते हैं। इन्हें लीडिक कोशिकाएं भी कहते हैं। इनसे स्रावित नर हार्मोन्स मतलब जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स विकसित होते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है कि टेस्टोस्टेरोन किस सेल से निकलता है, तो लीडिक सेल से। फिर देखिए क्या लिखा है, प्रत्येक शुक्रजनक नलिका की पतली एवं कुंडलित होती है। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका मतलब जो प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है वो पतली और कुंडलित होती है। ये दो परतों से घिरी रहती है। बाहरी परत को ट्यूनिका प्रोप्रिया, ठीक है, इंग्लिश याद रखना, बाह्य कुंचक मतलब ट्यूनिका प्रोप्रिया, तथा जो भीतरी परत होती है जो इनर लेयर होती है उसको हम जनन एपिथेलियम मतलब जर्माइनल एपिथेलियम कहते हैं। जनन यानी जर्माइनल एपिथेलियम का निर्माण मुख्य रूप से जर्म सेल से होता है। इनके मध्य स्थान पर सर्टोली सेल्स या नर्स सेल्स पाई जाती हैं। फिर लिखा है कि जनन कोशिकाओं से शुक्र जनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु सर्टोली कोशिकाओं से पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं मतलब जो हमारा टेस्टिस होता है उसकी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्र वाहिकाओं में खुलती हैं। फिर क्या लिखा है कि शुक्र वाहिकाएं अधिवृषण मतलब एपिडिडाइमस, ठीक है, जो आपका रेटेटेस्टिस होता है वो एपिडिडाइमिस में खुलती हैं। ठीक है, शुक्र वाहिकाएं अधिवृषण में खुलती हैं। अधिवृषण मतलब एपिडिडाइमिस से एक शुक्र वाहिनी निकलकर वंशल नाल इंग्वाइनल कैनाल से होती हुई उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी में प्रवेश करती है। शुक्र वाहिनी मूत्र वाहिनी के साथ फंदा बनाकर मूत्र मार्ग के अधर भाग में खुलती है मतलब मूत्र वाहिनी यूरेटर। ठीक है, चलिए, और ये डायग्राम आपको बनाना है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये वाला। सॉरी, ये आपकी इंटरस्टिशियल सेल्स हैं। ठीक है, ये काट के डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है उस ट्यूब्यूल को, ठीक है, जो टेस्टिस के अंदर होती हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्मेटोजोआ है, ये सर्टोली सेल्स है। ठीक है, और ये दूसरा डायग्राम देखिए, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड, ठीक है, और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये सर्टोली सेल्स हैं। ये वाली सर्टोली सेल्स, ये सर्टोली सेल्स हैं। ठीक है, जहाँ पे रेड है ये सर्टोली सेल्स हैं और ये स्पर्मेटोगोनिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है सॉरी, ए में आपको शुक्रजन नलिकाओं की अनुप्रस्थ काट का आरेखीय चित्रण है और बी में एक भाग का वर्धित चित्र है। ठीक है, आप डायग्राम देख सकते हो, अच्छे से बना लेना। ऊपर वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, स्क्रीन पॉज कर लेना और आप बना लेना। तो इस तरह से ये आपके शायद दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अच्छे से आपको याद करना है और लिखना है पेपर में। इसके बाद में मैं 1 फरवरी से क्या करूँगा, बूस्टर डोज लाऊंगा और एक एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केवल बताऊंगा आपको। तो यहाँ तक आप हमारी वीडियो में बने रहें। थैंक यू सो मच बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए